नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। So let's start with the topic res judicata, and this is the most technical and most important topic for your CPC. No paper, whether of prelims or of mains, can be prepared without this topic. This is the importance of this res judicata. समझ रहे हैं हमारे। और इसका एक छोटा भैया है लक्ष्मण, जिसे हम पाद मिल चुके हैं आप सेक्शन 10 में, रेस सब जुडिस। तो राम और लक्ष्मण की जोड़ी है ये, रेस सब जुडिस और रेस जुडिकेटा की जोड़ी है सेक्शन 10 एंड 11। विदाउट दीज टू टॉपिक्स नो पेपर ऑफ मेंस, नो क्वेश्चन पेपर मेंस कैन बी फ्रेम्ड एट ऑल। देयर विल बी समहाउ, एनीहाउ, whether it's in the form of short note or long question or on the basis of problems, you will see the questions from these two topics. And when I have it just like opened the question paper, then it is your duty to do maximum of your workout over these two topics. I'm telling you, see, you note it. Decree, section 9, civil nature, sort of civil nature. Number 3, res sub judice, res judicata, foreign judgment, inherent powers of the court, ex parte decree, powers of the appellate court. Okay, and then you can इनको करने के बाद then you can just directly move to the interim orders, temporary injunction, receiver, arrest before judgment, attachment before judgment, these, and then special suit against buyer against the government, interpleader, indigent or minor. These are the most important topics. And beside thereafter, pleadings, amendment of pleadings, return of plaint, rejection of plaint, set of काउंटर क्लेम। ये जो टॉप 15 to 20 टॉपिक्स हैं, इवन इफ यू डू इट, एट लीस्ट 75 to 80% क्वेश्चन पेपर विल बी सॉल्व फ्रॉम दीज क्वेश्चंस itself. CPC is not that much difficult as is understood by you. This is very simple. I have given you the topics, you have noted it, and you do, first of all, you do it, only these topics. First of all, do mastery over on these topics. Then you come to the other topics. इसको करने के बाद you ensure कि at least we will not leave even a single line from these topics. 15 to 20 topics I have given you. इसको पहले करने के बाद में
देन यू गो फॉर द सेकंड चॉइस। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चॉइस होगी हमारी, हम 20 क्वेश्चंस को इसको बहुत अच्छा कर लेंगे, उसके बाद में फिर यू कैन पिक अप द अदर टॉपिक्स। यू विल फाइंड कि इससे ज़्यादा कुछ रहा बचेगा नहीं। 75 to 80% क्वेश्चन पेपर आपका यहाँ से ही हो जाएगा, समझे? तो बहुत सिंपल है इस बारे में। तो कंसिडरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ रेस जुडिकेटा, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। नाउ कम टू दिस रेस जुडिकेटा सेक्शन 11 एंड रूल ऑफ कंक्लूसिवनेस ऑफ ए जजमेंट। दीज आर द क्वेश्चन ऑफ प्रीलिम्स, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। विच सेक्शन डील्स विद द concept of res judicata? Section 11. Which section deals with the rule of conclusiveness of judgment? This is section 11. And now है क्या ये, इसको समझने की कोशिश कीजिए। पहले देखिए like this, before going into technicalities of the section, let's understand the concept through illustration first. It will help you in understanding this. See this illustration पे, A sues B for damages. A sues B for damages. Why? For breach of contract. Because B has committed breach of contract, therefore A sues for him that you should give me damages for this, because you are B and you have committed the breach of contract and I suffered losses, therefore you should pay damages to me. This is the suit brought by whom? Brought by A. Now this suit is dismissed. तो this is the former suit. ये एक पहला सूट हो गया, which is dismissed. This suit was brought by whom? A. Against whom? B. And what is the fate of the suit? This suit is dismissed. Now again A subsequently brings a suit against B. A subsequent suit by A against B, again for damages for breach of the same contract. Now the same parties A and B, this suit is barred. You cannot reopen open a suit which has already come to an end. Once a suit has been decided, now you can see like this in this was the former suit. A suit for B for damages which were dismissed, then again he is bringing second suit which is barred. So this is basically the concept of res judicata, कि once a suit has been decided, then it should not be reopened. Technically we can understand this like this. मेरे प्लीज रेज हैंड अगर बात समझ में आ गई हो तो, कि बेसिकली रेस जुडिकेटा डील्स विद व्हाट काइंड ऑफ मैटर्स. नाउ यू सी द मीनिंग टेक्निकली. नाउ हाउ डू वी define this in technical language like this? It enacts that once a matter is finally decided, by whom? By a competent court, no party can be permitted to reopen it in a subsequent litigation. In subsequent litigation, no party will be permitted to reopen it. Why? Because it has been finally decided. And this word is very important. Finally decided. And by whom? By a competent court. This is also important. Now see, why it is so? Because if this is not a rule, then there will be no end of litigation and the parties would be put to constant trouble, harassment and expenses. You will have to, आज आपका मन करा चलो छोड़िए, आज फिर एक सूट डालते हैं, आज नई ड्राफ्टिंग करते हैं बढ़िया तरीके से, है ना, फिर वही सूट. वाई यू आर हेयर सर, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वही सर आप जानते हैं, आज फिर मन करा आ गए हम है कि नहीं, प्रैक्टिस के लिए आ गए. तो ऐसा भी हो सकता है. सो इफ देर इज नो सच ए रूल, देन देर विल बी नो दीज लाइन्स पर, इन्हीं लाइन्स पे आपको क्वेश्चन मिलते हैं प्रीलिम्स के. आपको एक्सपेंसेस होंगे, आपका हरेसमेंट होगा, आपको ट्रबल होगी, इन सबसे बचाने का काम करता है कौन? आपका रूल ऑफ रेस जुडिकेटा. एंड द क्वेश्चन विल कम फ्रॉम दिस. सत्यधान घोषाल वर्सेस डेरोजिन देवी. जज का नाम है दास गुप्ता. एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा. नाउ क्वेश्चन फॉर यू इज, इन विच केस डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा वाज एक्सप्लेन्ड? द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा वाज एक्सप्लेन्ड बाय whom? Why? What is the name of the judicial judge who explained this? Justice Das Gupta in the case of Satyadhan Ghoshal versus Deorjin Devi. तो इसको ध्यान रखेंगे. ये क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स का. क्या कहा इन्होंने कि प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा इज बेस्ड ऑन नीड ऑफ गिविंग ए फाइनलिटी टू जुडिशियल डिसीजंस. न्यायिक निर्णयों को एक अंतिम रूप देने के लिए जरूरत है इस बात की.
इस जो रेस जुडिकेटा का जो सिद्धांत है इसकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि इसलिए आवश्यकता है क्योंकि कहीं ना कहीं न्यायिक निर्णय को आपको अंतिम रूप देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं ये कहना पड़ेगा कि नाउ दिस मैटर एंड्स, और यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है प्रीलिम्स का। तो इसमें आपको क्वेश्चन कहाँ से बन गए प्रीलिम्स के? सेक्शन 1 से 11 से बने, एंड दूसरा क्वेश्चन बनता है आपका सत्यध्यान घोषाल से। इलस्ट्रेशन मैंने आपको एक पढ़ा चुका। नाउ कम टू सेकंड इलस्ट्रेशंस। So in the first illustration we have seen that a suit of A was dismissed and second suit was barred because of this reason. So why it was? We have seen that because of this there will be sufferings to the private persons. Now there are two parts. See, two aspects are there. B cannot be vexed twice over for the same cause. This was the private justice. कि one person you are again and again bringing the same suit against the same person, it means you are putting him to trouble again and again. There should be some kind of protection. Raise hand. बात समझ में आ गई? तो this is the element of private justice. Moreover, public policy, please ध्यान रखना, public policy also requires that there should be an end to litigation, and for that reason previous decision must be accepted as करेक्ट। ये पब्लिक पॉलिसी का मैटर भी है। तो दोनों बातें हो गई, प्राइवेट जस्टिस, रिक्वायरमेंट ऑफ प्राइवेट जस्टिस, व्यक्ति के प्रति भी न्याय होना चाहिए, और एक पब्लिक पॉलिसी भी है क्योंकि स्टेट के एक्सपेंसेस भी इन्वॉल्व है इसमें। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो दोनों ही बातें हो गई। देयर शुड बी एन एंड टू लिटिगेशन। अब और देख लेते हैं, एक क्लासेशन और देख लिया आप लोग। ए फाइल से petition in high court under article 226. Which article? 226. A files a petition in the high court under article 226 for what? For reinstatement in the service. कि I have been dismissed and therefore I am coming before the lordship that I may be reinstated. ठीक है? Now this petition is dismissed. It means what? Petition under section 2 under article 226 constitution is dismissed. Your first case is dismissed where you brought it before the high court, then you want to approach the Supreme Court, but A cannot thereafter file a fresh petition under article 32 because it would be barred, because in this case Supreme Court and the High Court are enjoying concurrent jurisdiction. You can either approach High Court or the Supreme Court. Are getting point or not? तो 32 में आप नहीं जा सकते हैं। दिस इज द केस अगेन ऑफ रेस जुडिकेटा। कर लेंगे आप ये। तो ये मोटा मोटा कॉन्सेप्ट आप लोगों ने समझ लिया कि रेस जुडिकेटा का मीनिंग क्या है, कौन से केस में डिफाइन एक्सप्लेन किया गया है इसको, किस जज ने एक्सप्लेन किया है, और क्या मामला है इसमें। पब्लिक जस्टिस का मैटर भी है और प्राइवेट जस्टिस का मैटर भी है और पब्लिक पॉलिसी का मैटर भी है। कर लेंगे आप लोग ये। नाउ कम टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, that is the section itself. What is the section? Bare Act language. Let's try to understand first what is the Bare Act language and what are the important phrases in this. This is what: no court shall try any suit or issue. No court shall try any suit or issue. Please highlight this. Why? There are two words now: try any suit or an issue. These are two different things. When you are saying a suit, it means complete suit. When you are talking about an issue, it means within a suit there may be several issues, and now one issue has been decided. So these are two different words. Don't forget to mention it in your mains examinations. Try any suit or issue, and later on we will discuss it in each and every phase in detail. What do you mean by the suit, what do you mean by the issue, सबको डिस्कस करेंगे। एक बार बेयर एक्ट रीडिंग पढ़ लेते हैं ढंग से। समझ मेरी बात? तो हाईलाइट कर रहे हैं आप लोग। तो दिस इज द न्यू सूट, यू कैन से द सेकंड सूट, यू कैन से नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू। कौन सा? इन विच द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू has been directly and substantially in issue in former suit.
तो पहली बात आ गई कि कौन से सूट के ट्रायल के लिए मना कर रहे हैं। सेक्शन 11 इज सेइंग इफ यू आर ए कोर्ट यू शैल नॉट ट्राई एनी सूट। आपको ऐसे सूट का ट्रायल नहीं करना चाहिए, या आपको ऐसे इशू का ट्रायल नहीं करना चाहिए। कैसे इशू का भाई? पहली बात, ऐसे इशू का आप उसमें ये देखिए कि आपके पास, क्योंकि आपसे मना करा जा रहा है कि आपको इस कोर्ट का, इस सूट का ट्रायल नहीं करना है, आपको इस इशू का ट्रायल नहीं करना है, आपको रोका जा रहा है। तो यू विल फाइंड इट कि कहाँ रुकना है आपको, क्यों रुकना है आपको, क्या कि भाई मेरे पास कौन सा मैटर है। तो देखो कि आपके पास जो मैटर है डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू, जो झगड़े की जड़ है डायरेक्टली सब्सटेंशियली आपके सामने, वही मैटर फॉर्मल सूट में भी था। इन विच द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू हैज बीन डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन फॉर्मल सूट। फॉर्मल सूट माने बाद में पढ़ेंगे, आएगा एक्सप्लेनेशंस में कि विच हैज बीन डिसाइडेड ऑलरेडी। दिस इशू विच इज बिफोर यू, this has been decided, this has been directly and substantially in issue in the former suit. Please raise hand अगर यहाँ तक समझ आ गई तो। This is the first condition आ रही है। Second बात क्या आ रही है? Now this former suit was between the same parties or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title. Please remember when I was explaining section 10, I told you that we will use these terms in section 11. याद आया नहीं आपको? 10 में मैंने कहा था लगभग सारे टर्म्स का यूज होगा, तो उतना एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब इसका मीनिंग समझते हैं आप लोग ना। तो पहली बात क्या आ गई? मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू, दोनों मैटर में इसमें भी और भी सेम होना चाहिए। सेकंड, पार्टीज कौन सी हो गई? बिटवीन द सेम पार्टीज, वही पार्टीज यहां पर है जो पार्टीज वहां पर थी, मोटा मोटा बात समझिए। एंड थर्ड क्या है? इन ए कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई सच सब्सिक्वेंट सूट। समझ रहे हैं बात? फॉर्मर सूट जो था, फॉर्मर सूट में था इन ए कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई सच सब्सिक्वेंट सूट। इट मीन्स जो मैटर, जो पुरानी वाली कोर्ट थी, पुरानी का मतलब जिसने फॉर्मर सूट को डिसाइड किया, दैट कोर्ट वाज कॉम्पिटेंट टू ट्राई दी सब्सिक्वेंट सूट ऑल्सो। ये जो सूट आप लेकर के आ रहे हैं, देखो बहुत टेक्निकल चीजें हैं। अभी मैं केवल डायरेक्ट लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ, फिर एक चीज को समझेंगे डिटेल में। सही है? समझे यहाँ तक बताइए। इन ए कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई सच सब्सिक्वेंट सूट और द सूट इन विच सच इशू हैज बीन सब्सिक्वेंटली रेज्ड एंड नेक्स्ट इज व्हाट एंड हैज बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय सच कोर्ट। तो अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल होती हैं, देन you will say this is the matter of application of section 11, that is the res judicata, and then court will obey this guideline. This is what no court shall try such suit. Now you will have to explain it each and every कि भी actually matter है क्या क्या है इसमें। तो 5 conditions होगी। नंबर 1 2 3 4 5 हम लोग डिस्कस करेंगे each and every डिटेल में कि following are the 5 required conditions. Following are the 5 conditions which must be fulfilled for the application of section 11. निम्नलिखित 5 शर्तें हैं जो कि सेक्शन 11 के लिए ज़रूरी हैं, और उसमें जो पहली शर्त है वो क्या है आपकी? ये आपकी आ गई, दिस मैटर्स डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू। ठीक है? मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू, ये आपको समझना पड़ेगा। कहाँ से आई बात निकल कर गई? सेक्शन 11 की में 1 मिनट, दिस वाला सेक्शन देखिए, ये इन्होंने फ्रेज यूज किया था, नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in the former suit. Then what do you mean by the matters directly and substantially in issue? ये आपने देखना था। क्यों? इसमें ऐसे समझिए, इस स्लाइड पे देखिए आप लोग, रिक्वायरमेंट क्या है? ये रिक्वायरमेंट है फॉर्मर सूट एंड सब्सिक्वेंट सूट। विद इन द सब्सिक्वेंट जो मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू has been the same in the former suit and this matter has been
heard and finally decided. आई होप इस स्लाइड को देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि सब्सिक्वेंट सूट में जो मैटर है वही मैटर फॉर्मर सूट में था और वो हर्ड एंड फाइनल डिसाइड, दो वर्ड है, हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड हो चुका है वो। अब इसको समझने का मतलब है कि हम व्हाट डू यू मीन, अगर हम कह रहे हैं मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू, इसका मतलब क्या है, इसके मतलब को हम लोगों ने समझना है। अगर यहाँ तक समझ में आ गया मैडम आपको तो बताइए, रेज हैंड प्लीज। आप इसको समझिए है क्या मामला है। देखिए जब हम लोग ये यूज़ करते हैं टर्म डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू, इसका मतलब ये है कि आपको दो टर्म यूज़ कर समझनी चाहिए। देयर में मैटर्स विच आर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू एंड देयर में मैटर्स कोलैटरली और इंसिडेंटली इन इशू। मैटर्स में बी डिवाइडेड, मैटर मतलब राइट्स क्लेम्ड है ना, मैटर रिगार्डिंग विच यू आर क्लेमिंग, दैट मैटर में बी in issue directly and substantially and that matter may be collaterally और incidentally। अब इन दोनों के अंतर को समझना है आप लोगों ने। इसको समझने के लिए बेहतर होगा आप इस इलस्ट्रेशन को समझने की कोशिश कीजिए पहले। सी A sues B for the rent of certain lands for the year 2015। 2015 के लिए रेंट के लिए उसको सू करता है। A sues B, इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाने के लिए अब पढ़ते हैं, देखिए सही। A sues B for the rent of certain lands for the year 2015। B's defense is that no rent is due। तो one is claiming rent and other is not claiming rent। Here the claim for rent is a matter in respect of which relief is claimed। तो matter of issue क्या है? Claim of rent। Are you listening or not? Therefore it is therefore a matter which is directly and substantially in issue। यहाँ पर matter जो हुआ claim for rent, claim for rent we can say this is the matter directly and substantially in issue in this matter। समझ में आ गई बात सिमरन जी? आगे समझ में आता बात? ठीक। Now suppose A sues B for a declaration of title to certain lands and for the rent of those land। Now in another case, in another example, A sues B for declaration of title and for rent of those lands। Here you will see that if the B denies that there are two matters in respect to which relief is claimed। Now in this case A is claiming two reliefs। Number one, he is saying declaration of title कि I shall be declared to be the owner of this, this title of this land belongs to me। This is the relief number one, I am claiming one। And second word, I am claiming rent। तो I am seeking two reliefs from the court। कोर्ट से मैं दो रिलीफ क्लेम कर रहा हूँ मैं। तो here we can say कि there are two matters in respect of this and these two matters are directly and substantially in issue। समझ रहे हैं बात? तो अब ये डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इशू को समझ में आया होगा थोड़ा सा। अब इसको टेक्निकली कैसे कहते हैं हम लोग इस चीज को? दिस प्लीज गो टू एक्सप्लेनेशन थर्ड। A matter is actually in issue when it is alleged by one party and denied or admitted by the other party। यही है। तो एक्सप्रेशन थर्ड हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट व्हेन यू कैन से दैट द इशू एक्चुअली इन इशू। समझ रहे हैं आप? अरे इसको साथ में एक फोर्थ ऑफ पढ़ेंगे अभी हम लोग आप ये। तो कई चीज़ें सामने आ गई हैं आपके, देखिए कई टर्म यूज कर रहे हैं हम लोग। पहले टर्म इसमें एक टर्म क्या यूज करिए उन्होंने? मैटर एक्चुअली इन इशू। सेक्शन 11 में क्या यूज किया गया टर्म? मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू। तो यहां पर कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको, इसको समझिए क्वेश्चन। देखिए जब हम बात करेंगे डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू की तो हम उसको डायमेट्रिकली अपोजिट देख रहे हैं इस टर्म के साथ, कोलैटरली और इंसिडेंट इन इशू के साथ में, कि ये जो मैटर है डायरेक्टली इन इशू में है या कोलैटरली है। ये अभी जो दो इलस्ट्रेशन बताए मैंने आपको, एक में रेंट क्लेम कर रहा है केवल, इन द फर्स्ट केस ही वाज क्लेमिंग ओनली रेंट, इन सेकंड केस ही इज क्लेमिंग टाइटल एज वेल एज रेंट। तो इनमें ही इज सीकिंग रिलीफ इन बोथ केसेस, देन दीज मैटर्स आर डायरेक्टली इन इशू। यू कैन से लाइक दिस
कि इफ ए मैटर कैन बी, करो उसको, ए मैटर कैन बी सेड टू हैव बीन डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू if it was alleged by one party and denied or admitted by the other party. If I am claiming, if I am asserting something and you are denying that, so I can say this matter is directly and substantially in issue. In other words, we can say this, a matter cannot be said to have been directly and substantially in issue unless it was alleged by one party and denied or admitted by another party. अगर एक पार्टी उस मैटर को एलिज कर रही है और दूसरी पार्टी उसको डिनाई करे या एडमिट करे, इन दैट केस हम ये कह सकते हैं दिस मैटर इज डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू. जैसे कि हमारे एग्जांपल्स में हुआ, मैंने रेंट क्लेम किया, आपने डिनाई किया, ये मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू हो गया. सही है, आपने एडमिट कर लिया. अब कोलैटरली समझिए, कोलैटरली कब होगा, ये मीनिंग आपको अब समझाना है मुझे. कोलैटरली और इंसिडेंटली इन इशू इसी में आते हैं. यही केस है. ए सूज फॉर रेंट ऑफ सर्टेन लैंड्स फॉर द ईयर 2015. सही है. और नाउ मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ, लिखित रूप में मत देखना, केवल मेरी बात सुनना. रेंट मैंने ये कहा कि मुझे मेरा 50,000 का रेंट ड्यू है आप पर. आई एम क्लेमिंग रेंट टू द ट्यून ऑफ ₹50,000 from you for such and certain land. Now you say, I admit I owe rent to you. मैं स्वीकार करता हूं मुझे आपका रेंट देना है. सही है. तो you alleged, I admitted. The issue of rent is directly an issue, but rent is not 50,000. Due amount is not 50,000. It is only 20,000. Why it is so? Because area of land you are saying to me, जो आप कह रहे हैं कि आप मेरे 100 मीटर के मकान में काबिज हैं, एक्चुअली में वो दैट इज द 50 मीटर एरिया स्क्वायर है, एंड आई ओ ओनली 50%. आप 50,000 मांग रहे हैं, 50,000 नहीं है जनाब, इनका केवल 20,000 रुपये बनता है ना. इशू क्या आ गया? अब इशू आ गया एरिया ऑफ द प्रॉपर्टी. आप मेरी बात समझ रहे हैं? वॉट वॉज क्लेम्ड बाय ए? रेंट अमाउंट 50,000. डिफेंडेंट सेड व्हाट? यस, आई एडमिट आई नीड टू गिव हिम रेंट, बट द अमाउंट इज लेस. Amount is only 20,000. Why it is 20,000? Because area claimed by him for which rent is due is not 100 yards but only 50 yards. Now court will have to determine what is the actual area. समझ रहे हैं आप? तो मुख्य मुद्दा क्या था? मुद्दा था रेंट, लेकिन सेकंड मुद्दा कौन सा आ गया? एरिया. नाउ द एरिया जो है ये क्या हो गया? कोलेट्रल इश्यू हो गया. दिस इज व्हाट? कोलेट्रली और इंसिडेंटली इन इश्यू. द क्वेश्चन ऑफ एरिया ऑफ लैंड बिकेम हेयर इन इश्यू कोलेट्रली और इंसिडेंटली. प्लीज रेज हैंड अगर बात समझ आ गई हो तो. ये आपको अक्सर ऐसा लगता होगा लोग फेल क्यों होते हैं इतना. फिर तो देखिए, वो जो फेल होते हैं उनसे जाके पूछो कि पढ़ने का तरीका क्या है. अगर आपने पढ़ने का वो तरीका अडॉप्ट किया जो इन वीडियोस में समझाया गया है, 101% आप ऑफिसर हो गए और मिनिमम टाइम में हो गए आप लोग. बस आपको कहीं और कोचिंग करने की जरूरत नहीं है. बिलीव मी, ना विधि जुडिशियल एकेडमी में भी नोट्स आपको एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है. आप इन वीडियो से जज बन सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा. जस्ट कीप लर्निंग. एंड अगर हो सकता हो, बहुत दिक्कत नहीं हो, तो प्लीज लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए और इन वीडियोस को शेयर भी कर दीजिए. हो सकता है आपके हाथ से किसका भला हो जाए, है कि नहीं है? ओके, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.